हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगा एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रैखिक द्विघात समीकरण के बारे में। यह हमारा बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा वीडियो है जहाँ पर हम पढ़ने वाले द्विघात समीकरण के बारे में, क्योंकि रैखिक समीकरण के बारे में हमने ऑलरेडी इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण में क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो चर की मैक्सिमम घात होती है वो 2 होती है। कहने का मतलब यह है आपका कि एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी कि वाई है तो वाई स्क्वायर में होगा, तभी हो जाकर द्विघात समीकरण होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए जनरली एक ही समीकरण आता है, उसी को क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिए होगा क्या भैया, एक्स स्क्वायर में कहा वाई स्क्वायर का। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, तो यह आपका द्विघात समीकरण है। यहीं पर एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो ये आपका रैखिक समीकरण हो जाता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार अगर y प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 दिया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आई होप लोग को द्विघात समीकरण समझ में आ रहा होगा। यहीं पर अगर दे दिया है y पे 3 घात, तो यह आपका त्रिघात का समीकरण हो जाएगा। तो हमको त्रिघात का समीकरण नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो इसलिए मैं द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। तो अब मैं बात करूँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक ही चर, दोनों यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए वहां पर एक ही चर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यक्स, दो चर नहीं है। तो क्योंकि दो चर में यहाँ पर क्वेश्चन हमको पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। क्लास 10 में उसका सिलेबस भी नहीं है, तो इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने में के लिए बहुत सारी विधियां होती है। जो उसमें पहली विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इस विधि में देखिए होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू को ही निकालनी रहेगी। तो गुणनखंड विधि सबसे पहली विधि इसमें होती है। तो गुणनखंड विधि देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 मैंने कहा दिया। अब गुणनखंड विधि सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको 3 कर ले रहा हूँ और यहाँ पर 2 कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहला जो काम क्या होता है, जो अचर पद होता है, अचर पद, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांकों से गुणा करते हैं, अपने मन में एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं भैया अचर पद से एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, 1 दिया रहता है, तो इसको करने या न करने से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 रहेगा। तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही हमें प्राप्त होता है, आपको पता ही होगा ये तो यहाँ पर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं गुणा, तो 6 हो जाता है आपका। क्या हो जाता है, 6, जो हमने इसके पहले लिखा था। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं, ये आपका पूरे पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए जब 6 आ जाता है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो यक्स वाला पार्ट होता है इसको ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर यह वाली संख्या आ जाएगी। इसको लिखना नहीं है कहीं पर, मन में एज्यूम करना है, यह वाली संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर जो दिया रहे वही आ जाए। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देते हैं कि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर भी +3, गुणा करेंगे +6 आएगा। तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो प्लस में 6 की ही आनी चाहिए। तो हम 5 को 2 + 3 अगर लिख दे तो 5 आ जाएगा, और 2 × 3 लिख दे क्योंकि दोनों प्लस में ही है, बराबर 6 आ जाएगा। तो यानी कि यही 2 संख्या होगी। तो हम नॉर्मली नोट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। 2 का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का मतलब यह है कि 2 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन होता है, यानी कि कहने का मतलब है जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए उस संख्या को हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों में भाग चली जाएगी। तो 2x प्लस 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से x बाहर चला जा रहा है, यानी कट जा रहा है भैया। प्लस यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या होगा, आप क्या बता रहे हैं हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा भैया, क्योंकि देखिए दोनों में कुछ है नहीं। तो 1 तो सभी संख्या में कॉमन हो सकती है भैया, क्योंकि 1 से तो हम किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। क्या कहते हैं, एक जो है ना चटनी की तरह है। कहने का मतलब है चटनी की तरह है, क्योंकि हर भोजन के
साथ आप चटनी ले सकते हो। तो एक कॉमन ले लेंगे तो 2x+3 बराबर, यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x+3, यहाँ पर भी ये 2x+3 है। अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो इस दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी हमेशा सिमिलर आएगी। अब देखिए इन दोनों फिर से कॉमन हो जा रहा है, नहीं भाग चली जा रही है। 2x+3 एक ब्रैकेट में, x+1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए तुलना करते हैं, कहने का मतलब क्या करेंगे, 2x+3 बराबर 0 कर लेंगे एक बार, तो 2x बराबर -3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। आराम से हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, 2 यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया, एक होगा -3/2, एक होगा -1। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। एक और विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि, तो उसका हम जनरली उपयोग बहुत कम करते हैं। तो उसका जब उपयोग हम लोग, देखिए जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रैखिक और द्विघात समीकरण में, बहुत सारे, ढेरों सारे प्रीवियस इसके जिसमें क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी उपयोग होगा पूर्ण वर्ग विधि का, वहां पर मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनरली, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखोगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है और प्रैक्टिस भी बनने वाली है। तो मैं नेक्स्ट जो विधि है, एक फार्मूला है, श्रीधराचार्य का फार्मूला बोलते हैं इसको। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत को नहीं पता है, तो जान लीजिए। जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, तो मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ इसको मिटाकर। हाँ तो दोस्तों हम लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला देखेंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला देखिए, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण का व्यापक होता है मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ नॉर्मली, ax² + bx + c बराबर 0। जो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है भैया, -b होता है प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac 4ac/2a, यही आपका फार्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x बराबर लिख देंगे, अगर x की वैल्यू को ज्ञात करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप गुणनखंड विधि के बारे में बता रहे थे, पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बता रहे, जब हमें x की वैल्यू को ही ज्ञात करना है समीकरण के, तो उस विधि से नहीं ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत सारी कंडीशन में भैया क्या होगा, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि फेल हो जाएंगे। फेल करने का मतलब यह है उससे निकलेगा नहीं वैल्यू, लेकिन यह विधि जो है ना भैया डिट्टू है एकदम। इस विधि से कभी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल बताए वो तो आसानी से हो जाएगा। जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस विधि से जितने भी आपके द्विघात समीकरण होंगे ना, सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं। और इसका उपयोग मैक्सिमम होता है, तो ध्यान से याद कर लीजिए, रट लीजिए। और वैसे भी बार बार आप प्रैक्टिस किए होंगे तो उनको याद होगा, जिनको नहीं है तो बार बार हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि इसके बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वहां पर हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस को कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और बेटर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ इस फार्मूले का उपयोग। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। जब 0 से तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे, इनकी x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -b की वैल्यू क्या है, -4 प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा b² के स्थान पे क्या है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 4 है बटे 2 है, तो 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x बराबर -4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 को 16, इसका इसमें गुणा होगा तो -16 हो जाएगा बटे 2 का गुणा होगा तो 2 कम 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा कड़ी की वैल्यू, तो यह इसको हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर आपका -2 आ रहा है, तो x बराबर -2 -2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 आंसर होगा आपका, -2 दोनों होगा। तो आप एक ही लिख सकते हो, क्योंकि देखिए 2 मूल नहीं होना चाहिए। अब बात आती है मूल क्या होते हैं, तो जो 2 घात का समीकरण होता है उसमें 2 मूल होते हैं, वो मान लेते हैं। उन मूलों का नाम क्या होता है, अल्फा और बीटा।
अल्फा कामा मान लीजिए बीटा है, 3 घात का जब समीकरण आएगा तो अल्फा बीटा और गामा भी आ जाएगा आपका परस्पेक्टिव। तो यक्स बराबर -2 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग एक ही को मान लेंगे, अल्फा बराबर -2 है और मूल समान है, हम लोग ये मानते हैं। तो वह सारी कंडीशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको समझ में आई होगा, आप लोग को आया होगा तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ मूल क्या होते हैं और मूल बराबर होने पे क्या कंडीशन होता है, इन सभी के बारे में मैं आगे अभी बता रहा हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हाँ। तो सुनो, उसके पहले आप जान लीजिए एक चीज और, जो फार्मूला हमने बताया था यक्स बराबर क्या बताया था, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2 हमने बताया था। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें विविक्तर होता है एक, तो विविक्तर जो होता है ना उसे हम डी से डिनोट करते हैं। विविक्तर बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, तो इतना जानिए विविक्तर विविक्तर जो होता है यह आपका विविक्तर हो जाएगा। विविक्तर जो विविक्तर आपका होता है वो क्या होता है, डी से उसे डिनोट करते हैं और डी बराबर होता है आपका b² माइनस यहाँ पर 4ac रहेगा, सॉरी, तो 4ac, तो 4ac। अब देखिए इसका उपयोग बहुत सारे क्वेश्चन में होने वाला है, मल्टीपल क्या होते हैं एक्सेप्शन पे होता है। कहने का मतलब यह है कि d बराबर 4² - 4ac। कब, देखिए कोई भी आपका समीकरण दिया है, कोई भी समीकरण दिया है, ऊपर से नीचे कहीं पर भी समीकरण दिया है, अगर विविक्तता यानी कि इसकी वैल्यू d की वैल्यू अगर बराबर आ जा रही है, d की वैल्यू बराबर, सॉरी, 0 आ जा रही है, d की वैल्यू बराबर 0 आ जा रही है, इस विविक्तता को सॉल्व करने पर 0 आ जा रहा है, तो मूल वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। यानी कि अब बात आती है मूल क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि देखिए मान लीजिए एक नॉर्मल सा समीकरण क्या है, ax प्लस by प्लस, सॉरी, ax² यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर x प्लस c बराबर 0 है, ये आपका समीकरण का व्यापक रूप है। अब इसके दो मूल होंगे, क्योंकि हमने अभी अभी जब गुणनखंड जैसे क्वेश्चन सोल्व किया था तो वहां पर देखिए x बराबर 2 वैल्यू निकला होगा, तो वही आपके दो मूल हो जाएंगे। मान ले मैंने माना क्या वो मूल है अल्फा और बीटा है, वह मूल क्या है अल्फा और बीटा है। तो जो ये दोनों मूल है ना, जब d बराबर 0 निकलेगा, d बराबर जब 0 निकलेगा तो समान होंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं। यहाँ पर देखिए जो हमने एग्जांपल लिया था x² + 4x + 4 = 0, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप आसानी से समझ सकते हो। और इसको मैं क्या करूंगा, जब देखिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले वहां पर इसको और अच्छे से समझ लेंगे, तो आप लगातार बेस पे कंटिन्यू वीडियो को देखिए, इतना ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, इसके आने वाले बाद वाली वीडियो को भी देखेंगे तो और बेटर समझ में आने वाला है। तो देखिए विविधता आप लोग को समझ में, जब d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होने होंगे। जब d की वैल्यू बड़ी है 0 से तब मूल वास्तविक होंगे पर समान नहीं होगा। कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ और आएगी और बीटा की वैल्यू कुछ और आएगी। जब d की वैल्यू छोटी है 0 से तो मूल जो है काल्पनिक आते हैं। वैसा ऐसा क्वेश्चन बहुत कंडीशन में नहीं आएगा। जब d की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो, छोटी हो, तब ऐसा क्वेश्चन बहुत कंडीशन में कम ही आते हैं। तो इन सभी चीजों को आप लोग को आई समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। देखिए मैंने कहा अल्फा और बीटा है, यहाँ पर जो चीजें बताया वो आप लोग को समझ में आई होंगी। अल्फा और बीटा की मैंने बात की, तो देखिए यहाँ पर एक चीज और होता है, मूलों का योगफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मूलों का योगफल हम निकालते कैसे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। मूलों का योगफल होता है आपका, और मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है, वो होता है c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आई। ये सारे ये क्या है ना, ये सूत्र है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। और यहाँ पे जो कंडीशन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में इसका अप्लाई होगा तो मैं वहां पर और अच्छे से बताऊंगा। आप लोग को टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज और छूट रहा है, वो क्या होता है, जो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से हम लोग क्या द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो जो क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में क्वेश्चंस ऐसे देंगे कि वहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को दे देगा और बताएगा आप द्विघात समीकरण बनाइए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x² हमने पढ़ा है, x² माइनस होता है यहाँ पर मूलों का योगफल ब्रैकेट में x
प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यह आपका फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुणनफल बराबर 0 होता है, मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह आपका फार्मूला है, इसका भी उपयोग आने वाले क्वेश्चंस में होगा। तो यह होती है द्विघात समीकरण की बेसिक चीजें। बाकी जहां पर जिस भी क्वेश्चन में कुछ छूट रहा होगा, वहां पर उपयोग होगा, उसको मैं बताऊंगा। तो आप प्रैक्टिस वहां पर और अच्छे से होगा, क्योंकि देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आप लोग को बाउंस भी कर रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन में बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में जरूर आएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो क्योंकि लंबी होती जा रही है तो इसलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस जरूर हैं। तो सीरियस रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए आप 10th में होंगे, 12th में होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है 12th के बाद डिप्लोमा करने चले जाते हैं। तो फोकस होकर पढ़िए, एक अच्छा कॉलेज लीजिए, कम से कम आप 240 नंबर लाइए 400 में, आउट ऑफ 400 में आपको 240 लाना, इतना सोच लीजिए। अब मैं इतना गारंटेड कर रहा हूँ, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो को आप अच्छे से पढ़ो, सीखो, और मैंने जो बुक के बारे में बताया है उस बुक को आप परचेस कर ले रहे हो। इसकी पहले वाली वीडियो मैंने उस बुक के बारे में बताया था, उस बुक को अगर आप परचेस कर ले रहे हो, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 240 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी 3 महीने आपके पेपर में है। तो हाँ तो स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।